नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों, आज है 2 मई। तो 2 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नेबरहुड क्लासेस शुरू की गई हैं? तो ये नेबरहुड जो क्लासेस हैं ये शुरू की गई हैं त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा। मतलब कि ये त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा ये जो क्लासेस कार्यक्रम है, ये शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है नेबरहुड क्लासेस। अब इन क्लासेस के माध्यम से होगा क्या? तो अभी पता है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस के चलते। तो उसके लिए ही क्या किया गया है, तो ये नेबरहुड क्लासेस चलाई गई हैं जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो शिक्षक होते हैं, एक शिक्षक द्वारा छात्र के घर पर 5 छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। मतलब कि जो भी शिक्षक हैं तो वो स्टूडेंट के घर पर जाकर कम से कम 5 छात्रों को शिक्षा देंगे। तो यही है जिसके लिए बोलते हैं नेबरहुड क्लासेस। हालांकि जो 5 छात्र होंगे इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर होगी, इसी के लिए चलाई गई है नेबरहुड क्लासेस, जो कि चलाई गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। उसके बाद त्रिपुरा राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। अगर बात कर लें त्रिपुरा की रिवीजन की, तो अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट उसका नाम था सबरूम, को त्रिपुरा में निर्माण करने के लिए मंजूरी भी मिल गई है। उसके बाद जो पहला भारत बांग्ला जो पर्यटन उत्सव था उसकी भी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उसकी शुरुआत अगरतला त्रिपुरा में हुई थी। उसके बाद चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम था जिसका नाम था रन फॉर इंडिया टी। इस कार्यक्रम का नाम था जो कि चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये त्रिपुरा में हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो जो 65वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, कौन सा, तो 65वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये अंडर 17 वाला था और इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अगरतला त्रिपुरा में ही किया गया था। और कुछ समय पहले तकरीबन जनवरी में जो गृह मंत्रालय ने जो एक समुदाय होता है जिसका नाम है ब्रू रियांग समुदाय, इस ब्रू रियांग समुदाय के शरणार्थियों को बसाने के लिए त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता भी किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की लड़की बनीजा रूपाणी ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा है? तो ये भारतीय मूल की लड़की हैं जिनका नाम है बनीजा रूपाणी। इन्होंने मंगल ग्रह का जो पहला हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा गया है इंजीन्यूटी। क्या नाम रखा गया है? तो इंजीन्यूटी नाम रखा गया है। अब बात आती है कि इन्होंने ही ये नाम क्यों रखा है। तो नासा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसका नाम था नेम द रोवर। ये प्रतियोगिता थी जिसमें बहुत प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उसमें बनीजा रूपाणी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसी प्रतियोगिता में इनका नाम चुना गया था और इन्होंने फिर जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम रख दिया था इंजीन्यूटी। तो इनके द्वारा जो मंगल ग्रह का जो पहला हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा गया है इंजीन्यूटी। मतलब कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी तो इसीलिए ये प्रतियोगिता थी कि जिसका भी नाम चयनित होगा वो ही जो मंगल ग्रह का पहला हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। ये 1998 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं और इनके लिए नियुक्त किया गया है आलोक कुमार सिन्हा की जगह पे। मतलब कि बहरीन में अभी तक भारत के राजदूत कौन थे, तो आलोक कुमार सिन्हा थे। अब आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे पीयूष श्रीवास्तव। अब बात करें बहरीन की, तो बहरीन की राजधानी है मनामा, मुद्रा है दीनार और यहाँ के किंग है बहरीन के, इनका नाम है हमाद बिन ईसा अल खलीफा। और इनके साथ जो कतर है, कतर में भी भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने इसी में लिखा दिया है। तो जो कतर है, कतर में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। राजदूत मतलब कि अम्बेसडर। तो कतर में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। और ये दीपक मित्तल ये भी 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये जगह लेंगे पी
कुमारन की। किसकी जगह लेंगे? तो पी कुमारन अभी कतर में भारत के राजदूत हैं। अब पी कुमारन की जगह पे दीपक मित्तल के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कतर की। तो कतर की राजधानी है दोहा, मुद्रा है यहाँ की रियाल, और कतर के जो पीएम हैं उनका नाम काफ़ी लंबा है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। क्या नाम है? तो खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। तो ये दो लोग नियुक्त हुए हैं। एक तो कतर में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, कौन? दीपक मित्तल, और दूसरे बहरीन में नियुक्त हुए हैं। बहरीन में कौन है? तो पीयूष श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। ये दोनों ही न्यू अपॉइंटमेंट है। अब बात करते हैं पिछले मंथ से संबंधित, पिछले मंथ और उससे पिछले मंथ में जो भी राजदूत या फिर जो भी उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से अन्य कंट्री में, तो उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो तुर्की में भारत के राजदूत बने थे, इनका क्या नाम था? तो ये संजय कुमार पांडा थे। ये तुर्की में भारत की तरफ से राजदूत बने हैं। उसके बाद वेनेजुएला में भारत के राजदूत बने हैं, इनका नाम है अभिषेक सिंह। ये नियुक्ति हालांकि इसी ईयर की हैं, मतलब कि ये 2020 की ही सभी नियुक्ति हैं, इसीलिए मैं इनका रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद फ्रांस में जो बने थे भारत के राजदूत, उनका नाम था जावेद अशरफ। अमेरिका में बने थे तरनजीत सिंह संधू। नेपाल में बने थे विनय मोहन क्वात्रा। यूएई में बने थे पवन कुमार, और युगांडा में बने थे अजय कुमार। उसके बाद जॉर्जिया में बने थे किशनदान देवल। तो ये राजदूत थे जो कि भारत की तरफ से अन्य देशों में नियुक्त किए गए थे। अब बात करते हैं उच्चायुक्त की। सबसे पहले राजदूत और उच्चायुक्त में फ़र्क क्या होता है? हालांकि इनका नाम में डिफरेंस है। राजदूत वहाँ नियुक्त होते हैं जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं, मतलब कि वे देश जिन पर कभी ब्रिटेन का अधिकार नहीं रहा हो। और उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं जहाँ पर पहले कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो, आधिपत्य ब्रिटेन का रहा हो। तो अब बात करते हैं उच्चायुक्त की। तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने थे अजय बिसारिया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त बने थे गोपाल बागले, और न्यूजीलैंड में बने थे भारत के उच्चायुक्त मुक्तेश कुमार परदेसी। तो ये जितने भी अभी अम्बेसडर और हाई कमिश्नर थे जो कि इसी ईयर में ये लोग नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मनरेगा के तहत जो श्रमिकों को रोजगार देने में जो शीर्ष राज्य है वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसमें शीर्ष पर है। नंबर 2 पे है राजस्थान, और नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश। मतलब कि मनरेगा के तहत जितने भी छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे मनरेगा की। तो जो मनरेगा है इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं MNREGA, मनरेगा बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो जो मनरेगा है, जो मनरेगा की जो शुरुआत की गई थी वो पहले नरेगा के नाम से की गई थी। इसका पहला नाम मनरेगा नहीं था, इसका नाम था नरेगा। तो इसकी शुरुआत नरेगा नाम से की गई थी, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2 फरवरी 2006 से की गई थी। और 2 फरवरी 2006 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अनंतपुर गांव। कौन सा गांव है? तो ये अनंतपुर गांव है जहाँ पे नरेगा की शुरुआत की गई थी। और जो अनंतपुर गांव है ये पड़ता है बांदावली जिले में। आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले में है अनंतपुर गांव, जहाँ पर सबसे पहले नरेगा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा था, नरेगा का नाम चेंज हो गया था और उसका नाम रख दिया गया था मनरेगा। क्या हो गया था? तो उसमें महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया था, तो वो हो गया था मनरेगा। और ये जो स्कीम है या जो मनरेगा है, इसके तहत होता क्या है? तो सरकार इसमें 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है। जो जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं उन लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार कराती है। और तकरीबन इसमें जो कार्य अवधि है तो एक दिन में 7 घंटे तक इसमें कार्य रहता है, और सप्ते में इसमें 6 दिन कार्य करवाया जाता है। और इसमें 33% महिलाओं की भी पार्टिसिपेशन रहता है, मतलब कि 33% महिलाओं की पार्टिसिपेट भी इसमें करती हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में किस बैंक ने महाराष्ट्र को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए $346 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये $346 मिलियन का ऋण प्रदान किसने किया है? ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। और किसके लिए किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के लिए किया है। और ये जो ऋण दिया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र में जो विद्युतीकरण है उसके लिए सुचारू रूप से मतलब पूर्ण किया जा सके, मतलब कि ये विद्युतीकरण के लिए दिया गया है $386 मिलियन जो कि दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अब बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। और यहाँ पे मनीला फिलीपींस में एक गेम्स का भी आयोजन होगा। क्या नाम उसका? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मनीला में ही किया जाएगा। और इससे पहले एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो मेजबानी थी वो किसके पास थी? तो वो चाइना के पास थी, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए अब मेजबानी चाइना से हटा के मनीला के लिए दे दी गई है। अब बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइरस मिशन की घोषणा की है? तो इसका नाम साइरस या सिरेस, तो इसका नाम है साइरस मिशन। इसकी घोषणा की है नासा ने। किसने की है? तो नासा ने की है। और यहाँ जो साइरस लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबसैट इमेजिंग रेडार फॉर अर्थ साइंस। और ये जो मिशन है इस मिशन के अंतर्गत होगा क्या? तो इस मिशन के अंतर्गत एक रेडार छोड़ी जाएगी और उसके माध्यम से जो भी ज्वालामुखी व भूकंप हैं इनका अनुमान लगाया जा सकेगा। मतलब कि ज्वालामुखी और भूकंप के पूर्वानुमान लगाने के लिए है ये, जिसका नाम है साइरस मिशन। इसके तहत एक रेडार छोड़ा जाएगा जिससे ये पता पड़ेगा कि कहाँ ज्वालामुखी फटेगा या कहाँ पर भूकंप आने वाला है, जो कि किसने घोषणा की है इस मिशन की? तो नासा ने घोषणा की है। बात करें नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अब बात करते हैं नासा से संबंधित सारे पॉइंटों की, क्योंकि नासा के द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं और कई इवेंट भी चलाए गए हैं। तो बात करते हैं नासा की। तो आज नासा का रिवीजन कर लेते हैं। तो 24 अप्रैल के लिए कब? तो नासा ने 24 अप्रैल को हबल जो टेलीस्कोप था उसकी 30वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। उसके बाद एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है जिसका नाम है बाइटल। इस बाइटल का भी विकास किसने किया था? बाइटल नामक वेंटिलेटर का विकास किया था नासा ने। उसके बाद नासा के अनुसार, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नासा ने कही थी। नासा के अनुसार लॉकडाउन के चलते भारत में जो वायु प्रदूषण है वो पिछले 20 वर्षों में इस बार सबसे निचले स्तर पर भी पहुंचा है। इस बात की घोषणा भी नासा ने की थी। उसके बाद नासा ने 27 मई को डेमो टू मिशन इसका और भी नाम है, एक अन्य नाम व्यावसायिक क्रू मिशन। तो इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की भी घोषणा की है। और ये जो डेमो 2 मिशन है ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। ये 27 मई को भेजा जाएगा। उसके बाद नासा ने जो खगोलीय पिंड भूरा ड्वार्फ था उस पर हवा की गति को भी मापा था। और किसके द्वारा? तो इस पिट्जकर के द्वारा मापा गया था। किसके द्वारा? तो इस पिट्जकर के द्वारा मापा गया था। उसके बाद नासा ने पृथ्वी के आकार का एक ग्रह भी खोजा था और उसका नाम दिया गया था केपलर 1649c। 9 बना है 1649c ग्रह की भी खोज की है। उसके बाद 2024 में आर्टेमिस मिशन भेजने की भी घोषणा की है। किसने? तो ये नासा ने की है। और ये आर्टेमिस मिशन है क्या? तो चांद पर मानवीय बेस स्थापित करने के लिए आर्टेमिस मिशन भेजेगा नासा 2024 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों को प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया है? तो ये किस राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है? तो ये है असम राज्य का। असम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वहाँ के नागरिकों के लिए प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया है। अब बात करते हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा है प्रतिरोधी बंधु। तो ये क्या है? तो राज्य के जितने भी नागरिक हैं तकरीबन इसमें 14,000 नागरिक सिलेक्ट किए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो कि किसी ना किसी जो सहायता समूह होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि कोरोना वायरस के चलते जो हमारे सहायता वाले समूह होते हैं जैसे NCC, NSS, आपदा मित्र इसमें
लगभग 14,000 नागरिक शामिल लगभग 14,000 नागरिक शामिल हैं प्रतिरोधी बंधु के रूप में। और ये एक वर्ड एक नाम दिया गया है इन लोगों का, इन लोगों के लिए बोला जाएगा प्रतिरोधी बंधु। अब इसके ये लोग करेंगे क्या, तो ये लोग जो एक प्रतिरोधी बंधु है उसके लिए 100 परिवारों की मदद करेगा कोरोना वायरस के चलते हुए। जैसे मदद के रूप में कैसे कैसी मदद होंगी, तो जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर वह उस चीज़ के लिए उसके घर तक पहुंचाएगा। तो ये सब लोग एक मदद के रूप में अपने अपने जो 100 परिवार इनके लिए दिए जाएंगे उन लोगों की मदद करेगा पूर्ण रूप से। ठीक, तो यही है प्रतिरोधी मित्र। तो प्रतिरोधी मित्र के रूप में शामिल किए गए हैं असम राज्य के नागरिक। अब बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यालय चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं असम के अजय लांबा। और अभी कोरोना वायरस के चलते जो असम का एक मेला है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला, तो अभी कोरोना वायरस के चलते अम्बुबाची मेला के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद असम ने जो गुवाहाटी का क्षेत्र है, तो गुवाहाटी के क्षेत्र में रेडियो के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रज्ञा। क्या नाम है, तो प्रज्ञा नामक कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई। उसके बाद IIT गुवाहाटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का भी विकास किया है। उसके बाद जो असम राज्य सरकार है उसके द्वारा सूरत जाई जो स्टेडियम है उसमें एक संगरोध क्वारंटीन सेंटर भी स्थापित किया गया है। उसके बाद बात करें तो एक भ्रमण सारथी योजना थी, वो भी कहाँ पे चलाई गई है, तो वो असम में एक गुवाहाटी है, तो असम में गुवाहाटी की क्राइटेरिया में चलाई गई है भ्रमण सारथी योजना। और इस योजना के अंतर्गत गुवाहाटी क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं और महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग बस में यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये है कि असम के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है जादव पायेंग। क्या नाम है इनका, तो ये जादव पायेंग हैं। इनके लिए 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट एशिया लाइट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या नाम था, तो 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जादव पायेंग के लिए। वहीं इनके लिए एक अवार्ड के लिए नामित और हुए हैं, उस अवार्ड का नाम है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। क्या नाम है, तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार के लिए भी नामित किए गए हैं जादव पायेंग। उसके बाद बात करें तो 65 में जो फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया, तो वो गुवाहाटी में किया गया था। और जो 65 में फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं गुवाहाटी में आयोजित, उसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी गली बॉय। बेस्ट एक्टर रहे थे रणवीर सिंह, गली बॉय में हाँ रणवीर सिंह। बेस्ट एक्टर रही थी आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर रही थी जोया अख्तर। और ये सब लोग गली बॉय फिल्म के लिए ही थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में जो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो असम का ही एक जिला है जिसका नाम है सलमारा मनकाचर। क्या नाम है, तो उस जिले का नाम है सलमारा मनकाचर। उसके बाद अभी जो गणतंत्र दिवस था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड भी किसके लिए दिया गया था, तो असम राज्य की झांकी के लिए ही दिया गया था। उसके बाद बात करें तो जो IIT गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी के द्वारा छोटे स्तर से बिजली उत्पन्न करने की भी टेक्नोलॉजी भी विकसित की गई थी। और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये गुवाहाटी असम में ही किया गया था, जिसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो महाराष्ट्र ने जीते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी। मतलब कि किस देश के द्वारा ये एक समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी, तो ये मेजबानी की जाएगी अमेरिका देश के द्वारा। ये प्रशांत महासागर में होगा ये समुद्री अभ्यास, और ये 17 से 31 अगस्त के बीच में होगा। और ये जो समुद्री अभ्यास है ये प्रति 2 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय है। मुद्रा है डॉलर। उसके बाद राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। अब और अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है, तो अमेरिका ने जो WHO की फंडिंग करता था उस पर रोक लगा दी है। और उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है
हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर घटाकर कितनी अनुमानित कर दी है? तो भारत की जो वृद्धि दर थी वित्त वर्ष 2020 में, वो पहले इसने अनुमानित की थी 3.5%, अब इसने घटाकर कर दी है 1.8%। हालांकि अभी जो जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये जो अनुमान है वो घटाया जा रहा है। कुछ समय पहले फिच रेटिंग ने लगाया था 0.8% रहने का, उसके बाद मूडीज ने भी कम किया है, तो अब ये क्रिसिल ने भी कम कर दिया है। बात करें क्रिसिल की, तो ये भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, मुख्यालय है मुंबई में, और क्रिसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आशु सुयश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से संबंधित चलाई गई समस्त पहलों की जानकारी देने के लिए दिल्ली फाइट्स कोरोना.in वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट का नाम है दिल्ली फाइट्स कोरोना.in। ये वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली राज्य की सरकार ने। अब ये जो वेबसाइट है तो ये लॉन्च क्यों की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी जितनी भी पहले चलाई गई हैं कोरोना वायरस से संबंधित, जितनी भी पहले या जितने भी इनिशिएटिव चलाए गए हैं कोरोना वायरस से संबंधित, तो उन्हीं सब इनिशिएटिव की डिटेल में जानकारी इस पर मिल जाएगी। मतलब कि जितनी भी पहले चलाई गई हैं तो उन सब पहलों के बारे में जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली से अभी 5T एक योजना भी चलाई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड भी चलाया गया था दिल्ली ने। उसके बाद दिल्ली ने एक और योजना चलाई थी, एक और मोबाइल ऐप चलाया था, योजना नहीं थी, जिसका नाम था एक्सिस कोरोना। ये सिर्फ अधिकारियों के लिए था, तो ये चीज़ याद रख के चलना। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उपराज्यपाल अनिल बैजल, और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल मतलब कि धीरन भाई नारायण भाई पटेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये उम्बारे आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत की है गुजरात राज्य की सरकार ने। और ये पहल है क्या? तो इस पहल के माध्यम से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बच्चों तक पहुंचने के लिए ये चलाई गई है, जिसका नाम है उम्बारे आंगनबाड़ी। तो ये है उम्बारे आंगनबाड़ी जो कि चलाई गई है गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। इसके तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, जो कि आंगनबाड़ियों में नियुक्त होती हैं, तो वो लोग बच्चों तक पहुँचेंगी और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कलेक्ट करेंगी। तो यही है उम्बारे आंगनबाड़ी योजना जो कि चलाई गई है गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। बात करें राजधानी, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। उसके बाद बात करें गुजरात से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले क्वेश्चन नोट करवाया था। सुजलाम सुफलाम जो जल संचय योजना थी उसके तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? तो ये गुजरात में की गई है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो गुजरात का है उसके द्वारा जो कोविड-19 वायरस है इसके जीनोम सीक्वेंस को भी खोजा गया है। उसके बाद सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये पहला रेलवे स्टेशन बना है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। उसके बाद छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था आईजैक। कौन सी थी? तो ये इसका नाम था आईजैक। उसके बाद बात करें तो अभी जो गुजरात पुलिस वो टसर गन का यूज करने वाली देश की पहली पुलिस भी बनी है। टसर गन मतलब कि ये एक शॉकिंग गन है, मतलब जब इसके से शूट किया जाता है तो वहाँ से एक शॉक लगता है। तो यही है टसर गन, और टसर गन का यूज करने वाली गुजरात राज्य की पुलिस देश की पहली पुलिस बनी है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टसर गन वाला। उसके बाद बात करें तो दुनिया की पहली जो उड़ने वाली कार होगी उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उसका निर्माण गुजरात में किया जाएगा और डच कंपनी के साथ मिलकर इसका निर्माण किया जाएगा। और एक अभी रिपोर्ट जारी हुई थी, सोलर टॉप रूफ स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य था वो कौन था? तो वो गुजरात ही था। उसके बाद बात करें तो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे कुछ समय पहले, तो उनके आगमन पर जो अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? तो सरदार पटेल स्टेडियम, उसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।
तीसरा, वैश्विक आलू सम्मेलन का भी उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था, तो ये गुजरात में ही किया गया था। और इसमें जो पार्टनर कंट्री था वो कौन था, तो वो था नीदरलैंड। तो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में किया गया था और पार्टनर कंपनी इसमें था नीदरलैंड। उसके बाद बात करें तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये लोथल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, तो ये लोथल में खोला गया है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर भी है लोथल। उसके बाद बात करें तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कौन है, तो ये सरदार पटेल स्टेडियम ही है, जो कि कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद में है। उसके बाद जो यहाँ पे एक पहल चलाई गई थी जिसका नाम था आश्वस्त। क्या नाम था इसका, तो आश्वस्त नामक पहल की भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये गुजरात में ही की गई थी। उसके बाद बात करें तो गुजरात आयुर्वेद जो विश्वविद्यालय है, जो कि जामनगर में स्थित है, कहाँ है, तो जामनगर है। तो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना है जिसने कि राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाया है। उसके बाद 31वां जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। उसके बाद विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। और उसके बाद खादी एवं जो ग्रामोद्योग आयोग है उसके द्वारा देश का पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की भी स्थापना कहाँ की गई, तो गुजरात में की गई है। गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुरेंद्र नगर, तो यहीं पे देश का पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कौन सा ऑनलाइन टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की है, तो इस टूर्नामेंट का नाम है शतरंज। ये शतरंज का एक ऑनलाइन टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जो जितने भी नेशनल खिलाड़ी हैं, मतलब कि विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं और उनके लिए फीस रखी गई है 50 रुपये के आसपास। तो 50 रुपये इसमें फीस रखी गई है और ये जो धनराशि होगी, ये इकट्ठी जितनी भी धनराशि होगी वो कोरोना वायरस कोविड-19 राहत कोष के लिए इकट्ठा की जाएगी और उसका जो यूज किया जाएगा वो कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। तो बात चलिए यहाँ पे कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अगर बात करें कर्नाटक की तो अभी एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आपता मित्र। तो आपता मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म खोला गया था कर्नाटक सरकार द्वारा जिसका नाम था गेट सेट गो। उसके बाद जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, मैसूर में स्थित है, उसके द्वारा कोरोना वायरस के जो मरीज थे उनके लिए प्रोटीन युक्त बिस्कुट का भी निर्माण किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो एक यहाँ का एक शैक्षणिक संस्थान और है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरतकाल, मतलब कि NIT सूरतकाल। तो NIT सूरतकाल ने कम लागत वाले एक कीटाणुनाशक चैम्बर जिसका नाम दिया था उन्होंने जीरो कॉब, तो इसका भी निर्माण किया है। उसके बाद बात करें जो कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये बेंगलुरु शहर में ही की गई है। उसके बाद कोविड ज्ञान नामक पहल की शुरुआत भी किसने की है, तो इसमें IISc बेंगलोर शामिल है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु और प्लस TIFR, मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा कोविड ज्ञान नामक पहल की भी शुरुआत की गई है। उसके बाद बात करें तो अभी जो कोविड-19 टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये बायोन कंपनी है। कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है बायोन और ये कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में ही। उसके बाद जो IISc बेंगलुरु है इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का भी विकास किया गया था। उसके बाद बात करें तो जो कोरोना मरीजों को ट्रैक करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने एक मोबाइल भी चलाया था, मोबाइल ऐप जिसका नाम था कोरोना वॉच। क्या नाम था, तो कोरोना वॉच नाम से एक मोबाइल ऐप भी चलाया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करें तो अभी तो कुछ समय पहले भारतीय सेना के द्वारा पशु परिवहन स्मारक का भी उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलोर में ही किया गया था। उसके बाद एक योजना है यहाँ की जिसका नाम है शादी भाग्य योजना। शादी भाग्य योजना ये लॉन्च की गई थी 2013 में, लेकिन अब इसके लिए समाप्त करने की भी घोषणा की है किसने, तो ये कर्नाटक की घोषणा है कर्नाटक राज्य सरकार ने। उसके बाद जो 107वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी, उसका भी आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था। और 108वीं कहाँ होगी, तो 108वीं होगी जनवरी 2021 में पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद DRDO द्वारा कर्नाटक में 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया था। और चीफ गेस्ट के रूप में कौन थी 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस में, तो चीफ गेस्ट के रूप में थी डॉक्टर टेमी थॉमस। क्या नाम है, डॉक्टर टेमी थॉमस इनका नाम है। और ये कौन है, तो ये DRDO की एरोनॉटिक्स सिस्टम की महानिदेशिका हैं। उसके बाद बात करें तो इसरो द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो चित्रदुर्ग में की जाएगी। और चित्रदुर्ग में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चल्ला कैरे, तो चल्ला कैरे में की जाएगी। और अभी एक नेविगेशन जो कंपनी है उसके द्वारा नेविगेशन कंपनी जिसका नाम है टॉम, क्या नाम है, तो नेविगेशन कंपनी है जिसका नाम है टॉम, इसके द्वारा जो ट्रैफिक इंडेक्स जारी हुआ था उसमें 2019 में दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा था, तो उसमें था बेंगलुरु। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मंगलुरु, कौन सी जगह है, तो बेंगलुरु नहीं है, मंगलुरु है। और मंगलुरु की कौन है, तो मंगलुरु में एडलिन कैस्टेलिनो, जिन्होंने लीवा मिस डीवा जो प्रतियोगिता हुई थी, लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 की जो प्रतियोगिता हुई थी मुंबई में, उसमें उन्होंने लीवा मिस डीवा प्रतियोगिता 2019 की नहीं 2020 की है, तो 2020 की प्रतियोगिता भी जीत ली थी किसने, तो एडलिन कैस्टेलिनो ने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का भी खिताब जीता है। और अगर बात करें कुछ और भी पॉइंट हैं इसमें, जैसे कि अभी जो इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी बंगलौर की, ये क्योंकि मुख्यालय इसका बंगलौर में है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इन्फोसिस कंपनी ने जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी को और ज़्यादा विकसित करने के लिए एक USA की कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम, क्या नाम है, तो क्वालकॉम नाम है, उसके साथ समझौता भी किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बंदरगाह कर्मियों की ऑन ड्यूटी कोरोना वायरस से मौत होने पर कितना मुआवजा देने की घोषणा की है। तो ये कितना मुआवजा देने की घोषणा की है, तो ये मुआवजा है 50 लाख रुपए का। मतलब कि जो व्यक्ति बंदरगाहों पर काम करते हैं, अगर वो ऑन ड्यूटी कोरोना वायरस से उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी केंद्र सरकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की विश्वसनीय जानकारी देने हेतु CUPV कोविड-19 सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये CUPV कोविड-19 सूचना पोर्टल लॉन्च किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन भटिंडा ने। किसने किया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन भटिंडा, ये पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा CUPV कोविड-19 सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या, तो इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना से संबंधित विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो फर्जी खबरें हैं उनके लिए रोका जाएगा। तो यही है जिसकी कि जो लॉन्च किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन भटिंडा। यहाँ CUPV का भी मतलब यही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन भटिंडा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाँ, यहाँ जो पंजाब है, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और राज्यपाल कौन है पंजाब के, तो BP सिंह बदनौर। और पंजाब का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके मुख्यमंत्री कौन है, तो उनके मुख्यमंत्री हैं रविशंकर, मुख्यमंत्री नहीं, जो पंजाब का जो हाईकोर्ट है कौन सा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। कौन है, रविशंकर झा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया। ये कौन थे, तो हाल ही में जो माइकल रॉबिन्सन इनका निधन हो गया है, ये कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे जो कि लिवरपूल की तरफ से खेलते थे। कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे और बहुत फेमस फुटबॉलर थे जो कि लिवरपूल की तरफ से खेलते थे। और ये कहाँ से परमानेंट बिलोंग करते थे, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एक निधन और हुआ है तो मैंने इसी में लिख दिया है, जिनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। क्या नाम है, तो चुन्नी गोस्वामी नाम है इनका भी निधन हो गया है। और ये कौन थे, तो ये भारतीय फुटबॉलर थे और ये क्रिकेटर भी थे। कौन थे, भारतीय फुटबॉलर प्लस क्रिकेटर भी थे। ये फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होती है उसके क्रिकेटर थे। अगर बात करें भारतीय फुटबॉलर के रूप में इनकी,
तो 1962 में चुन्नी गोस्वामी की कप्तानी में भारत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें अगर क्रिकेटर के रूप में, तो 1960 से 70 का जो दशक था उसमें जो बंगाल की रणजी टीम है उसके ये कप्तान भी तो थे कौन, तो चुन्नी गोस्वामी। अब बात करते हैं जो अभी फिलहाल में निधन हुए थे उनके डिवीजन की, तो अभी ऋषि कपूर तथा इरफान खान का भी निधन हुआ है। और ये कौन थे, तो ये बॉलीवुड अभिनेता थे। और ट्राई स्नेड का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक सिंगर थे, मतलब कि गायक थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन है, तो ये है टी.एस. तिरुमूर्ति। ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। और अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे कौन थे, तो ये सैयद अकबरुद्दीन थे। अब इनकी जगह लेंगे कौन, टी.एस. तिरुमूर्ति। तो सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में, और द्वीप पूछा जाएगा तो द्वीप का क्या नाम है, तो द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। क्या नाम है, तो मैनहट्टन द्वीप। और महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुतेरस। अब बात करते हैं कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं, तो उन नियुक्तियों का मैंने अलग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न था, तो मैंने इसी में नीचे पॉइंट डाल के लिख दिए हैं। तो एक नियुक्ति हुई है राजीव कुमार की, किसकी, तो ये राजीव कुमार की नियुक्ति हुई है। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे थी टी.एस. तिरुमूर्ति की, और ये नेशनल लेवल की हैं ये राजीव कुमार। तो राजीव कुमार की नियुक्ति कहाँ पे हुई है, तो ये लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसके, तो लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। और राजीव कुमार जो कि जगह लेंगे कपिल देव त्रिपाठी की। और कपिल देव त्रिपाठी ये कहाँ चले गए हैं, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके सचिव बन गए हैं। अगर बात करें लोक उद्यम चयन बोर्ड की, तो इसके डायरेक्टर कौन है, तो कैलाश दान रत्नू हैं। उसके बाद सचिव कौन है, तो सचिव हैं किमबुंग किपगेन। कौन है, किमबुंग किपगेन। और यहाँ पे मैंने जो लोक उद्यम चयन बोर्ड है, इसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं PESB, और फुल फॉर्म है इसकी इंग्लिश में पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और एक नियुक्ति है नीरज व्यास की। तो नीरज व्यास ये कौन बने हैं, तो नीरज व्यास बने हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO। मतलब कि ये अंतरिम MD और CEO बने हैं। अंतिम का मतलब कि जो MD और CEO जब तक कि पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त होता है, तो वहाँ पे अंतरिम MD और CEO नियुक्त हो जाते हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं नीरज व्यास, और ये जगह लेंगे संजय गुप्ता की। अगर बात करें PNB हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और MD और CEO कौन बन गए, तो अंतिम रूप से बन गए हैं नीरज व्यास। अब बात करते हैं अन्य नियुक्तियों की जो कि रिवीजन की हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो सतर्कता आयुक्त मैंने कल नोट करवाया था, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। ये सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं सुरेंद्र एन पटेल। उसके बाद अगर मैं पूछूं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं संजय कोठारी। कौन बने हैं, तो संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उसमें एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहते हैं और 2 अन्य सदस्य रहते हैं। तो 2 अन्य सदस्य में सुरेश एन पटेल शामिल हैं, और एक शरद नाम से हैं वो शामिल हैं। एक है जे अरुण कुमार, ये भी मैंने कल ही नोट कराया था। जे अरुण कुमार ये कौन बने हैं, तो अमेरिका की राष्ट्रीय जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं जे अरुण कुमार। ये मैंने कल ही नोट कराए हैं। उसके बाद रवि मित्तल, ये भी मैंने कल नोट कराए थे। ये कौन बने हैं, तो ये खेल सचिव बने हैं। अमित खरे कौन बने हैं, तो ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय में सचिव बने हैं। उसके बाद माधवन मेनन ये कैथोलिक सीरियन बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है, तो हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है 30 अप्रैल के लिए। और 30 अप्रैल के लिए क्यों मनाया जाता है, तो जो आयुष्मान भारत योजना है वो 30 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी। और इस योजना में क्या होता है, तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर
कराया जाता है, मतलब कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। उसके बाद 1 मई के लिए बनाया गया है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया है 1 मई के लिए। और 1 मई के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो किसी भी देश या किसी संस्था या किसी संगठन की प्रगति में जो श्रमिकों का योगदान है, उस योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। क्योंकि कोई भी संस्था होती है तो उसकी पहली नींव श्रमिक के द्वारा ही रखी जाती है, मतलब कि किसी भी देश के या किसी संस्था के जो विकास में श्रमिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उन्हीं के योगदान के लिए ये विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई के लिए। अच्छा, एक तो रीजन ये है। उसके बाद एक विश्व श्रमिक दिवस मनाया क्यों जाता है? तो सन 1886 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अगर बात करें तो एक जगह है अमेरिका, और अमेरिका का शहर है शिकागो, और शिकागो में एक जगह है जिसका नाम है हैमाकेट। तो हैमाकेट में क्या था, उस समय 1886 में जो वहाँ के श्रमिक थे तो उनसे 8 घंटे से ज़्यादा कार्य करवाया जाता था। 8 घंटे से ज़्यादा कार्य करवाया जाता था, जिसके चलते हुए वहाँ के श्रमिकों ने हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने नारेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उनकी जो कार्य अवधि है वो 8 घंटे तय की जाए, क्योंकि 8 घंटे ही वो एक दिन में कार्य करेंगे और सप्ताह में उन्हें एक दिन की छुट्टी भी मिले। तो इसके चलते हुए जो वहाँ पे हड़ताल हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मतलब कि उनकी जो वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस की देखरेख में ये सब हड़तालें हो रही थी, तो वहाँ किसी एक व्यक्ति ने पुलिस वालों पे बम फेंक दिया, और बम फेंकने के क्रम में क्या हुआ, पुलिस वालों ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी थी श्रमिकों के ऊपर। तो उसमें श्रमिक मारे भी गए थे। तो उन्हीं की श्रद्धांजलि और उन्हीं की याद में भी मनाया जाता है ये विश्व श्रमिक दिवस। तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और ये विश्व श्रमिक दिवस 2 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, किस बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये विशेष ऋण योजना शुरू की गई है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ब्रिक्स बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था। उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंधित की गई झूमा खातून का संबंध किससे है? तो ये एक धाविका है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, OECD में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं, मनीषा सिंह, इनके लिए नियुक्त किया गया है। उसका नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए एयरटेल ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नोकिया कंपनी के साथ। अब आज से आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा विद्युत आवेश संचालित ट्राइबो मास का निर्माण किया गया है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, जीवन अमृत योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? तीसरा क्वेश्चन बताना है, मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल भारतीय महिला कौन है? ये मैंने कल ही नोट कराया है। चौथा क्वेश्चन बताना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, आयुष रक्षा क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर की गई है, मतलब उस राज्य का नाम। छठा क्वेश्चन बताना है, किस देश के द्वारा बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की गई है? और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।